नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। एमओटी से पहले आपने संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा होगा। यह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हुंड मुलिकन तथा लेनार्ड जोन्स नामक वैज्ञानिकों ने 1927-30 के बीच डेवलप किया था। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण एटमिक ऑर्बिटल्स के परस्पर संयोग से होता है, लेकिन वो एटमिक ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, उनकी सिमेट्री तथा उनकी एनर्जी लगभग समान होनी चाहिए। अगर वो ये शर्त पूरी करते हैं तभी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि सेम सिमेट्री और सेम एनर्जी के एटमिक ऑर्बिटल्स के बीच ही ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी होती है, और जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संख्या उतनी ही होती है जितने कि एटमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं, आपस में संयोग करते हैं। ये एटमिक ऑर्बिटल्स वेकेंट भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं और फुल फिल्ड भी हो सकते हैं। एटमिक ऑर्बिटल्स के समान ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तथा ऑफ-बो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यहाँ बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की आधी संख्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की होती है तथा शेष बची हुई आधी संख्या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की होती है। चूँकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी एक एटम से रिलेटेड न होकर उस मॉलिक्यूल में उपस्थित सभी एटम से रिलेटेड होता है, तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड कंडीशन में होते हैं, अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करता है, जबकि एटमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करता है। अब हम इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटमिक ऑर्बिटल मेथड पढ़ेंगे, LCAO। LCAO को समझने के लिए हम एक होमोन्यूक्लियर डाईएटमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें चूँकि दोनों एटम समान हैं, इसलिए उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम A और B नाम दे देते हैं। जब किसी क्षण कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन A परमाणु के कॉन्टैक्ट में होता है या उसके पास होता है, तो उस क्षण इलेक्ट्रॉन से संबंधित मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन psi a द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक B के पास होता है, तो उससे संबंधित मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन को नाभिक B के एटमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन psi b द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार इन दोनों एटमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है psi MO। इसे हम एटमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना हुआ मान सकते हैं, अर्थात psi MO = C1 psi A + C2 psi B। यहाँ C1 और C2 मिक्सिंग कोएफिशिएंट को बताते हैं, अर्थात मिश्रण गुणांक। इन दोनों के मान इस प्रकार से डिटरमाइन किए जाते हैं कि बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए एनर्जी का मान हमें मिनिमम प्राप्त हो। यदि 2 से ज़्यादा एटमिक ऑर्बिटल हैं, तो उनसे बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी हम psi i = सिग्मा Ci psi i द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जहां हम लिमिट लगाएंगे तो हम उसमें 1 से n तक की लिमिट लगाते हैं। किसी क्षण जब इलेक्ट्रॉन नाभिक A के पास होता है, तो उस समय मिक्सिंग कोएफिशिएंट C1 का मान 1 होता है तथा C2 का मान 0 रखा जाता है। इसके विपरीत
जब इलेक्ट्रॉन नाभिक बी के संपर्क में होता है तो मिक्सिंग कोफिशिएंट C2 का मान एक माना जाता है तथा C1 का मान 0 माना जाता है। क्योंकि हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो दोनों एटम इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मिक्सिंग कोएफिशिएंट C1 इज इक्वल टू C2, या कहें C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 स्क्वायर, C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2। इस प्रकार दो वेव फंक्शन शाई ए और शाई बी का संयोग निम्न दो प्रकार से पॉसिबल है। जब इन दोनों वेव फंक्शंस को सेम साइन लेकर करें अर्थात C1 इज इक्वल टू प्लस C2, और जब इनके अपोजिट साइन हो अर्थात C1 इज इक्वल टू माइनस C2। जब दोनों वेव फंक्शन सेम साइन में आपस में ओवरलैप करते हैं, समान डायरेक्शन में एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे हम शाई बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जब दोनों वेव फंक्शन ऑपोजिट फेज में आपस में मिलते हैं, विपरीत कला में आपस में मिलेंगे, तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे हम शाई स्टार द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम कंटूर डायग्राम देखें। सबसे ऊपर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, या कहें पॉजिटिव ओवरलैपिंग जब हो रही है, जब दो एटमिक ऑर्बिटल शाई ए और शाई बी एक दूसरे के सेम फेज में समान डायरेक्शन में कांटेक्ट में आता है, तो उनके ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि इस डायग्राम में बीच में नीचे की तरफ एक खाई जिसे कहते हैं गड्ढा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ एनर्जी मिनिमम है, और जहाँ एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जब ये दो न्यूक्लियाई ए और बी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ओवरलैपिंग के पश्चात एनर्जी का मान कम हो रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और जिस कंडीशन में स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है वहाँ एनर्जी मिनिमम होती है, जिसे यहाँ एक गड्ढे द्वारा, एक खाई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह जब ये अपोजिट फेज में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी एनर्जी बढ़ जाती है तथा स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं शाई BMO इज इक्वल टू शाई ए प्लस शाई बी, एंड शाई स्टार ABMO इज इक्वल टू शाई ए माइनस शाई बी। शाई वेव फंक्शन वाले ऑर्बिटल को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शाई बी द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों एटमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम है, जबकि शाई स्टार, या कहें शाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों एटमिक ऑर्बिटल शाई ए तथा शाई बी के कंपेयर में अधिक होती है। अब हम परमाणु नाभिक ए तथा बी की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज के साथ बॉन्डिंग तथा एंटी बॉन्डिंग वेव फंक्शन द्वारा कैलकुलेशन कर निकाली गई ऊर्जा के मानों को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखते हैं कि आप ये दोनों डायग्राम में इन दोनों डायग्रामों में देख रहे हैं कि इन दोनों डायग्रामों में कर्व ए इलेक्ट्रॉन तथा न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्शन एनर्जी को बताता है, कर्व बी न्यूक्लियस तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले रिपल्सन एनर्जी को बताता है, और कर्व सी टोटल एनर्जी चेंज को बताता है। यहाँ ऊपर डायग्राम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है, एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, और नीचे वाला डायग्राम है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। हम फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि सेम फेज वाले एटमिक ऑर्बिटल से जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसकी एनर्जी तभी मिनिमम होगी जब दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर होते हैं। अर्थात जब दोनों न्यूक्लियाई ए और बीच की दूरी घटती है तो उनकी एनर्जी कम होती जाती है, अर्थात आकर्षण बल प्रभावी होता है। जब एक कंडीशन ऐसी आती है जहां एनर्जी मिनिमम हो जाती है, यहाँ कहीं उनके बीच में होने वाला अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है, उस डिस्टेंस को जहां एनर्जी मिनिमम तथा मैक्सिमम होता है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जिसे हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से जब हम और दूरी कम करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स की बजाय रिपल्सन
रिपल्सन फोर्स इफ़ेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण सिस्टम की एनर्जी एकदम से बढ़ती है। तो यहाँ ये डायग्राम ए द्वारा आप समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे एंटी बॉन्डिंग डायग्राम में स्पष्ट है कि जब अपोजिट साइन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसके लिए रिपल्सन फोर्स हमेशा ही अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा। तो जिसके कारण किसी भी डिस्टेंस पर मिनिमम एनर्जी वाली कंडीशन प्राप्त ही नहीं होगी। आप देख रहे हैं इन दोनों टोटल एनर्जी डायग्राम में, अगर आप देखें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो पहले एनर्जी का मान घटते हुए मिनिमम होगा। इस दूरी तक आपका अट्रैक्शन फोर्स इफ़ेक्टिव है। अब इससे ज़्यादा जब आप दूरी बढ़ाएंगे तो रिपल्सन फोर्स डोमिनेंट हो जाता है। यहाँ बी कर्व नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले रिपल्सन को बढ़ाता है, जो दूरी के साथ साथ हमेशा बढ़ता ही जाता है। दूरी कम होगी वैसे ही रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा। धन्यवाद।